नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौधरी। शो का नाम टू द पॉइंट और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम ओपी राजभर है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी है, पंचायती विभाग की जिम्मेदारी है। तो आज कई बड़े सवालों के साथ और बड़ी कोशिश, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी रहेगी कि ओपी राजभर जी को टू द पॉइंट हम रख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी समय निकालने के लिए। खुश तो बहुत होंगे आप, जाति जनगणना हुई है, आपकी बड़ी मांग पूरी हुई है, लेकिन आप लगातार अखिलेश यादव को टारगेट भी कर रहे हैं। देखिए, काम करते 4 पावर, बात करते 12, घर बैठ के मजा उड़ावते पावर 18। अच्छा, तो अखिलेश उसमें अखिलेश जी सोच रहे हैं कि घर बैठ के हम मजा उड़ाए तो हमको 18 मिल जाए, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। हम तो समझते हैं कि नॉन पॉलिटिकल की तरह बात करते हैं। 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, कभी जातिवाद जनगणना की बात नहीं की। 1931 में ही अंग्रेजों के शासन में जातिवाद जनगणना हुई। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बसपा, तमाम दलों ने मिलकर के कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में बनाई। उस समय कभी इन लोगों ने जातिवार जनगणना की बात पेशकश नहीं की कांग्रेस के सामने कि हमारा ये इशू है, आप जातिवार जनगणना कराओगे तो हम समर्थन करेंगे। कभी नहीं कहा। 5 साल मुख्यमंत्री थे खुद अखिलेश जी, और 5 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री को मिलकर के ये नहीं कहा कि हम जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं, अब जातिवार जनगणना। वो तो कहते हैं कि हम लगातार आवाज उठाते रहे। अब देखिए, वो एक कहावत है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। 5 साल मुख्यमंत्री थे, एक वीडियो उनका मिल जाए या एक अखबार मिल जाए 5 साल में कि जिन्होंने सैकड़ों प्रेस वार्ता की है, एक प्रेस वार्ता में जिन्होंने जातिवार जनगणना की बात की हो, सैकड़ों जनसभाएं की हो आम पब्लिक में, वहाँ कहीं जातिवार जनगणना की बात की हो। ये सब झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, समाज को ठगने वाले लोग हैं। 5 साल में इतिहास है उनका कि 5 साल में उन्होंने नाम तो लिया पिछड़ों का, नाम तो लिया दलितों का, नाम लिया मुसलमानों का, लेकिन जातिवार जनगणना के पीछे भागते रहे कि अगर जातियों की गिनती हो जाएगी तो फिर यादव का क्या होगा। ऐसे शोले फिल्म में डायलॉग है ना कि तेरा क्या होगा कालिया। तो उसी तरह अखिलेश यादव से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? हमको चिढ़ का, सही बात बोल रहे हैं। आप बताइए कि 18% वोट मुसलमान देता है। 4 बार यादव को मुख्यमंत्री मुसलमान अपने वोट के दम पे बनाया, बड़ी संख्या में वोट दिया। एक बार भी उन्होंने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की? हम तो कहते हैं अगर वो मुसलमानों के हितैषी हैं तो 2027 में अभी घोषणा करें कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री होगा। अगर वास्तव में मुसलमानों के हितैषी हैं तब तो आपका समर्थन मिलेगा क्या अगर वो घोषणा कर देते हैं तो? नहीं, हम क्यों समर्थन देंगे? ओपी राजभर साथ में नहीं, हम क्यों समर्थन देंगे? वो हितैषी बनते हैं ना, अति पिछड़ों के हितैषी बनते हैं, दलितों के हितैषी बनते हैं। और जब सरकार बन जाती है तो अपनी जाति को चीन चीन करके 86 में 56 एसडीएम अकेले यादव को बनाया। कहां था उस समय नाई गोणपाल प्रजापति, बिंद केवट मलात, जुल्हा दुनिया सारी, साईं दर्जी फकीर, कहां था उस समय? पीडीए वही दिखा। पीडीए तो यादव है। पीडीए का फार्मूला परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पहले यादव, उसके बाद तब दूसरा, उनका फार्मूला अलग है। उठा के देखिए इतिहास जी। अभी बाई इलेक्शन में अगर करहल की बात करें तो कौन था? पीडीए था। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर हम आ जाएं आपके कटेहरी, वहाँ भी वही था। अगर हम आपके फैजाबाद आ जाएं, वहाँ भी वही था। जितने चुनाव हुए हैं उसी में उठा के देख लीजिए। आज उनके परिवार का खाली गिनती कर लीजिए, सांसद, राज्यसभा, विधायक, तो आपको मालूम हो जाएगा क्या है। क्या आप मानते हैं जातिगत जनगणना का मतलब है कि 90% आबादी को 100% पूरा लाभ, 100% लाभ? एकदम कटु सत्य आप कह रहे हैं। इसी से विपक्ष परेशान है कि उनके धरातल की जमीन खिसक गई है कि अब जिनको हम धोखा दे करके उनके वोट को लेते रहे, अब तो उनकी गिनती हो जाएगी। तो जो गिनती होने के बाद तो स्वाभाविक है कि उनको केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलने लगेगा। तो जो ये लूटने का काम करते हैं, जो रिजर्वेशन है 27% पिछड़ों को, 10% सामान्य वर्ग को और 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को, तो ये रिजर्वेशन में जो लुटाई होती थी अब ये लुटाई बंद हो जाएगी।
ये सबसे चिंता उनको सता रही है। क्या आपको लगता है जातिगत जनगणना होने के बाद कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व, कहा जा सकता है एक बड़ा आधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित है, उनको डर सता रहा है कि एक बड़ा तबका उनका साथ छोड़ करके वो अपने जहां उसका लाभ होगा, जहां उसको विकास समझ में आ रहा है, वो वहां खड़ा हो जाएगा खोल करके। किस पार्टी का फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें क्लियर कट फायदा है भारतीय जनता पार्टी। वजह कि जो काम कोई नहीं कर पाया उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी करके दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि हम लोग 22 साल से हम लोग जातिवाद जनगणना की भारतीय समाज पार्टी को लेकर के हम लोग लड़ते रहे। जिस दिन घोषणा हुई उसके एक दिन पहले भी मैंने कहा, सवाल पूछा गया मुझसे, मैंने कहा कि जातिवार जनगणना होगी, मोदी जी के नेतृत्व में होगी, एक दिन में नहीं होगी लेकिन एक दिन जरूर होगी। क्या लगता है बिहार और यूपी के चुनाव को देखते हुए ये फैसला बड़ा लिया गया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बिहार की बात पर अगर आप सोचें तो वहाँ नीतीश जी ने जातिवार जनगणना कराई, तो अब दूसरा फिर वहाँ उसका मतलब नहीं आता है। ये तो विपक्ष के लोग खाली अपना वो बोल रहे हैं, राग अलाप रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सच्चाई है कि जो जातियां अभी तक अंधेरे में हैं वो प्रकाश में आएंगी। उनके विकास के लिए जो केंद्र सरकार की मंशा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई उनको भी मिले, वो भी विकास की मुख्य धारा में आवे, तो उधर काम शुरू हुआ है, तो परेशानी इन लोगों को हो रही है। आप दूसरों को राजनीति करने क्यों नहीं दे रहे? आप मुद्दे खींच रहे हैं, आप जातिगत जनगणना ले आए हैं, आप धारा 370 ले आए, आप 3 तलाक ले आए। विपक्ष जो है वो सियासत कैसे करेगा? नहीं, देखिए, वो 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, तो उन्होंने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं करा लिया? हम तो रोके नहीं, देश की जनता ने उनको मौका दिया कि आप ये काम करो, हमारे लिए जो संविधान में व्यवस्था है उसको करो, आपने नहीं किया। देश की जनता ने आपको टाइम दिया, प्रदेश में अखिलेश जी को मौका मिला, मायावती जी को मौका मिला, सबको मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने सबको छोड़ करके वो सिर्फ एक काम में लग गए, अपनी जाति को बढ़ावा देना। अब जब जाति को बढ़ावा आप दोगे तो शेष जातियां पीछे खड़ी हुई। अब एक जने को आप दे रहे हो पूड़ी, तरकारी, चमचम, रसमलाई, अब बगल वाले को उसके पत्तल पर डाल रहे हो आप सूखी लिट्टी बजड़ी का, तो उधर देख रहा है तो कर अच्छा ठीक है, आप अदर टाइम तो बताएंगे। अब ये बताइए, जातिगत जनगणना के बाद कितना बड़ा बदलाव देख पा रहे? जिन 90% आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं कि 90% आबादी को 100% लाभ मिलेगा, क्या जीवन में भी उनके कुछ बदलाव आएगा? निश्चित बदलाव। देखिए, सही बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभाले हैं, तब से जैसे हम 3-4 योजना बता रहे हैं जो गरीबों के हित की है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए, जब गरीब बीमार होता हॉस्पिटल जाता है तब वो खेत रेहन रखता, सूती रुपया लेता है, तब उसको तकलीफ होती है, तो उसको उससे राहत मिली। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में पैसा चला जा रहा है किसान के, वो खुश है कि चलो कम से कम खाद और हमको जुताई का पैसा हमारे पास आ रहा है। ऐसा नेता हमको नहीं मिला। तीसरी चीज, अभी जैसे हम लोग जो देख रहे हैं देश में, जिस गरीब को अगर रोजगार नहीं है तो उसको राशन की व्यवस्था 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया, ठीक है, उनको दिया जा रहा है। तो आज उस राशन के सहारे और काम करके अपने बच्चों को बेहतरी के लिए काम कर रहा है। चीजें जैसे आप अगर देश में अब देखें, जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी की सरकारों की तुलना करें तो करीब 98% दंगे में रोक लगी है, कर्फ्यू में रोक लगी है, और आज देश में कानून का राज है। इन लोगों की सरकारों में माफिया गुंडा छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, अब इस सरकार में या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखिए आप समझा नहीं पाए इन सब चीज़ों को जनता को। समाजवादी पार्टी एक बड़ा गेन किया सीटों को लेकर, क्या 2027 में समझा पाएंगे? अभी आपने लोकसभा का जिक्र किया, आप आ जाइए बाई इलेक्शन क्या रिजल्ट रहा। देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव हम मानते हैं उसमें कमजोरी हम अपना स्वीकार करते हैं कि जो हमारी कमजोरी थी हमने उसको एहसास किया, और उसका रिजल्ट हम लोगों ने
बाई इलेक्शन में हम लोगों ने दे दिया। आपने देखा कि अगर आपको एहसास होगा, जानकारी आपको होगी, करहल में जहां अखिलेश यादव जी खुद एमएलए का सीट लड़े थे, कितना वोट से जीते थे। अब बाई इलेक्शन में उन्हीं के परिवार का लड़का लड़ रहा है, वो कितना वोट से जीता है। गिरावट देखिए, लोकसभा का रिजल्ट, विधानसभा का रिजल्ट, आप गिरावट देखिए, उसका समझ में आ जाएगा। प्रदेश में देखिए आज के तारीख में जो अति पिछड़ा व अति दलित वोट है, खासतौर से ये 38% वोट है। ये मोदी जी पर भरोसा कर रहा है, ये किसी पर नहीं, मोदी जी पर भरोसा कर रहा है। एक चेहरे पे भरोसा। हाँ, एक चेहरे पे भरोसा कर रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं और उनसे उनको लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है, जैसे अभी आपको हम अगर यूपी की बात करें तो उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में ये हुआ कि जिन परिवारों को हम लोग आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ कैसे पहुँचा जाए। कैबिनेट में वहाँ सभी लोग बैठे थे, एनडीए के साथ ही सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। बात तय हुई कि हम एक योजना लेके आवें और उनका चयन गांव में, हर गांव से 25 परिवार का चयन करें। यूपी में 15 लाख परिवार का चयन हुआ, हर गांव से 25 परिवार का। 1 अप्रैल से हम उनको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 1.25 लाख रुपया सालाना आमदनी का उनको रोजगार देने जा रहे हैं। 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा। अब वो 15 लाख परिवार कहाँ जाएगा? अखिलेश के यहाँ कि मायावती के यहाँ जाएगा? वो तो जाएगा मोदी जी के यहाँ ना। तो ये 15 लाख परिवार के साथ साथ जैसे अभी 5 लाख रुपया बैंकों से बिना ब्याज का नौजवानों को रोजगार करने के लिए, तो अब जो लाखों नौजवान रोजगार करना शुरू कर दिया, इस योजना को 4 महीने हो गया लॉन्च हुए। अब वो जो नौजवान पैसा लेके रोजगार कर रहा है, तो अब वो अखिलेश जी के राज में, मोदी जी के राज, उनके मायावती जी के राज में तो भटकता था। आज योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में वो तो रोजगार कर रहा है। एक और बड़ा विषय है वक्फ संशोधन बिल, आपका मंत्रालय भी है। क्या आपको लगता है कि वक्फ संशोधन जो बिल है और जिसका जिस तरीके से विरोध हुआ, विरोध की एक पीछे वजह ये थी कि कई बड़े नेताओं के बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी हवेलियां वक्फ की जमीन पे थी, इसके लिए भी विरोध हो रहा था? देखिए, हम आपको ले चलते हैं शाहीन बाग, बड़ी चर्चा रही दिल्ली में, सीए और एनआरसी। ये विपक्ष समझाता रहा मुसलमानों के बीच में जाके कि ये मुसलमानों की नागरिकता लेने का, नागरिकता समाप्त करने का ये कानून है। 2 साल बीत गया, वो कानून लागू हुआ, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई। अब नहीं कोई बोल रहा है कि एनसीए, एनआरसी गड़बड़ है, सीए गड़बड़ है। ये जो वक्फ बिल आया है, देखिए पुराने बिल में क्या है, मोटी मोटा हम आपको बता दें। पुराने बिल में है जो वक्फ बोर्ड की कमेटी है, उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। पुराने बिल में जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है अल्पसंख्यक में, उनका कोई व्यक्ति उसमें नहीं आ सकता। अब नए बिल में क्या है, आधी आबादी महिलाओं की है, तो आधी आबादी महिलाओं की है। संविधान बराबरी की बात करता है, सबका हक की बात करता है, और एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो महिलाओं की आधी आबादी है, तो उसमें 2 महिलाओं को सदस्य बनाने का प्राविधान है और 2 अन्य धर्म के लोगों को भी रखने का प्राविधान है। कौन सी बुरी बातें हो रही है? ये विपक्ष जो खाली हवा खड़ा कर रहा है। दूसरी चीज कि वक्फ पर नियमावली, जो वक्फ बोर्ड की एक नियमावली है कि किसी की संपत्ति को वक्फ बोर्ड का मेंबर जाकर के वो कह दे कि ये मेरी संपत्ति है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाता है, दाखिल करता है, फैसला उसके पक्ष में अंतिम, वो बाहर नहीं जा सकता। तो उसमें नए बिल में यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले पर वो रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है, सिविल कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये नए बिल में है। तो कौन सा अपराध हो रहा है? ये विपक्ष के लोग और खासतौर से मुसलमान, जो मजबूत मुसलमान है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अवैध धन इकट्ठा करता है। और जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, ये बसपा, इनके जमाने में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को औने पौने दामों में, करोड़ों की संपत्ति लाखों में बेच करके बैकडोर से पैसा ले लिया। अमीर मुसलमान गरीबों के हक अधिकार को लूट रहे हैं। एक मैं तो चुनौती देता हूं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब तक मुसलमान हुआ, उसके मेंबर मुसलमान हुए, एक मेंबर का नाम बता दे मुसलमान का, वो गरीब महिला हो, गरीब पुरुष हो, जिसको इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके उसके परिवार में शिक्षा के लिए, उसके मकान के लिए, रोजगार के लिए कोई व्यवस्था किया हो। तो ये मजबूत मुसलमान, गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग
सड़क पर विरोध कर रहे हैं। मैं तो उस दिन दिल्ली था, 2000 लोग बैठे थे धरने पर, जिसमें ओवैसी जी थे, बड़े धर्म गुरु लोग थे। मैंने फोन किया ओवैसी जी को, यहाँ क्या कर रहे हैं भैया, इतना आबादी 20% पूरे देश में, 2000 लोग बैठे हो धरने पर, ही क्या मामला है? कहा अरे भाई जाने दीजिए, पॉलिटिकल मामला है। आपने महिलाओं की बात की और 2 सदस्यों की बात की जो नए बिल में है, ये महिलाओं के प्रति जो विरोध मुल्ला मौलवी का रहा है, इस विचारधारा को किस तरीके से देख पा रहे हैं? आखिर महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने से उनको दिक्कत क्या है? देखिए, उनको दिक्कत ये है कि आज उनको बरगलाया गया है, उनको नफरत सिर्फ सिखाया गया है, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं किया गया। सरकार हजारों करोड़ रुपया हर साल तनख्वाह दे रही है शिक्षा के लिए मुसलमानों की, लेकिन बेहतर शिक्षा नहीं बना पाए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार। हम नया संशोधन लेके आ रहे हैं, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड है, उसमें रोक नहीं है कि आप उर्दू, फारसी, अरबी नहीं पढ़ सकते। तो हम यूपी सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम मदरसा में भी वही नियम लागू, वही करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। और इनकी नियुक्ति हम आयोग से करेंगे, जो अध्यापकों की नियुक्ति होगी। अब ये मैनेजमेंट से नहीं हो पाएगा। क्या आप कहते हैं जब बदलाव के बीच में धर्म आ जाए तो चुनौती ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, धर्म आड़े नहीं आता है, इच्छा शक्ति है कि हम बदलाव। वही मदरसा खोलने वाला प्रिंसिपल, मैनेजर, चलाने वाला और वो अपने बच्चे को तो कॉन्वेंट में भेज रहा है, वो क्यों नहीं मदरसे में पढ़ा रहा है? जब ये बात उन गरीब मुसलमानों को समझ में आ जाएगा कि ये तो अपने बच्चे को भेज रहा है विदेश पढ़ने के लिए, हमको मदरसे में खाली उर्दू व फारसी पढ़ा रहा है, तब वो खुद उनको छोड़ करके, आज आप देखिए जो बच्चे मदरसे से हट करके वो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से डिग्री हासिल किए, आज 51 बच्चे मुस्लिम मोदी जी की राज में पहली बार आईएएस पास किए हैं, पहली बार पास किए हैं। अब इन लोगों को बुरा ये लग रहा है विपक्ष को कि ये जब आएगा जिले में डीएम बन के, कहीं एसडीएम बन के, तो फिर ये तो भाईचारा मिल्लत की बात करेगा, एकता की बात करेगा। तो हम लोग जो नफरत फैला रहे हैं, तब 51 लोग 51 जिले में अगर संदेश देने लगेंगे कि नहीं ये लोग गलत हैं, ये सही हैं, यहाँ भाईचारा की बात हो रही है, यहाँ जो है नफरत की बात हो रही है, इसके लिए विपक्ष परेशान है और कोई बात नहीं है लोगों को। मुस्लिमों को वोट मिलेगा आपको? 3 तलाक से लेकर अब तक की यात्रा अगर तय की जाए, बिल्कुल अभी तक बदलाव की बात की जाए, तो क्या मुस्लिमों को वोट मिलेगा? निश्चित मिलेगा। अभी कल मैंने देखा, परसों भी देखा, इधर मैं देख रहा हूं करीब महीनों से हमारी पार्टी में, भारतीय समाज पार्टी में कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन 25, 50, 100, 200 मुसलमान आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं उनसे कि भाई क्यों ज्वाइन कर रहे हो? हमारे विषय में जानते हो हम भाजपा के साथ हैं, क्या हम खूब जानते हैं भाजपा के साथ हैं, लेकिन आपकी विचारधारा और मोदी जी की विचारधारा हम लोग समाज में बता नहीं पा रहे हैं, और जो लोग जान जा रहे हैं वो सीधे हम लोग आपके साथ और भाजपा के साथ खड़े हो जा रहे हैं। ये वो कह रहे थे। कल मैंने सवाल किया कि क्यों आपने ज्वाइन कर रहे हो? उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोगों की लड़ाई सही है, ये सपा बसपा कांग्रेस ये नफरत पढ़ाते हैं, हम लोग नफरत की दुनिया में जी रहे हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। मतलब जाति जनगणना लाकर आप ओबीसी और पूरा समाज भी आप खींचेंगे, आपके अपने पक्ष में लाएंगे, और 3 तलाक से लेकर वक्फ संशोधन जैसे बड़े कानून लाकर मुस्लिम समाज का भी वोट चाहिए आपको। तो विपक्ष क्या करेगा फिर? विपक्ष अपना विपक्ष में रहेगा, विपक्ष में ही रहेगा। अभी तो देखिए देश में 15 साल, अच्छा, देश में 15 साल विपक्ष में उनको रहना है। ये यूपी राजभर जी की भविष्यवाणी है। राजभर जी जो बोलता है, अनुभव है, जो राजभर बोलता है सोच समझ के बोलता है। अभी अखिलेश जी को 27 चिल्ला रहे हैं ना, ठीक है, ये विपक्ष में बैठने लायक रह जाए इतने बहुत है। अभी देखिएगा 27 में विपक्ष में बैठने लायक रह जाए, यही बहुत है। आधार क्या है? इतने विश्वास के साथ आप करें, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो लग रहा होगा कि आपके पास बड़ा कोई ट्रम्प कार्ड है। नहीं, हमारे पास कोई, देखिए दुनिया तो छोड़ दीजिए, हम अगर प्रदेश की बात करें तो सब लोग विकास चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। सपा की गवर्नमेंट में 822 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई, ये पूरा प्रदेश जान रहा है। योगी जी की सरकार है, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। छिटपुट घटनाएं हम नहीं कह सकते कि सब पे अंकुश है, लेकिन बड़े पैमाने पर दंगे और कर्फ्यू में रोक लगी है। इससे मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, सिख, ईसाई, जैन, फारसी सब लोग खुश हैं कि नहीं भाई योगी जी के राज्य में ये कम से कम दंगे नहीं हो रहे हैं।
इससे लोगों को राहत है। और मजे की बात कि जो बीच में योजनाओं के बीच में दलाल रहते थे, वो दलाल हट गए हैं। वो सीधे खाते से खाते तक पैसे चले जा रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो। यही समाजवादी पार्टी की बात, पूरी की पूरी छात्रवृत्ति लोगों ने घोटाला कर दिया, नहीं दिया छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग को, ये समाजवादी पार्टी के लोग। और आज उनके समय में 900 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति थी, और आज 2650 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति हम लोगों ने शुरू कर दिया, बढ़ा के आज सबको 100% छात्रवृत्ति मिल रही है। तो वो सिर्फ उनका लक्ष्य एक है कि हम माला माल हों, दुनिया भाड़ में जाए, हम ठीक रहें, बस इतना उनका काम है। ओपी राजभर जी उत्तर प्रदेश की नब्ज को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और सियासत की हवा किधर चले उसको अंदाजा आपको रहता है। बसपा का भविष्य क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, सपा से, खासतौर से बसपा को जो वोटर है उस पर किसकी निगाहें हैं? देखिए, सपा से तो बढ़िया बसपा है। अच्छा, हाँ, सपा से बढ़िया बसपा है। बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज ओम प्रकाश राजभर भी आपके स्टूडियो में आया है, और हम ही नहीं, लाखों लोगों को जो वंचित शोषित पीड़ित थे, किसी जाति धर्म के थे, सबको राजनीति में लाने का मौका अगर दिया गरीब कमजोर को, तो मान्यवर कांसी राम जी और बहुजन समाज पार्टी। आज हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं। आपने एक फ्रंट खोल रखा है, देखिए आपने अपना एक फ्रंट खोल रखा है, बीएसपी का बड़ाई करके आपने एक फ्रंट खोल रखा है। नहीं, हम बड़ा, देखिए, सच्चाई को कहना चाहिए। देखिए, हम लोग धरातल पे हैं, जब वोटरों से बात करते हैं तो वोटर एक उदाहरण देता है देहाती भाषा में कि ट्रैक्टर पर अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाना होगा, जेसीबी से ला दोगे तब वो कूद के भाग जाएंगे, और बसपा के साथ अगर जाना होगा तो हम लोग उस पर अपने से ट्रैक्टर पर चढ़ जाएंगे और चले जाएंगे। ये अंतर वो कहता है जो गरीब कमजोर लोग हैं। इस नाते हम उनसे, इस नाते कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने भी सुना, हम लोगों ने भी देखा कि गुंडों की सरकार कही जाती थी। थाने में अंदर दरोगा दूसर, गेटे पर दरोगा दूसर। तो जिस तरह की तानाशाही रही, गुंडागर्दी रही, उससे लोग अभी भूले नहीं हैं। 2027 में बीएसपी को किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपने अपना एक फ्रंट तो खोल रखा है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बीएसपी ने बहुत मौका दिया है और सपा से अच्छी है। सच्ची बात देखिए कहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज 2 दर्जन मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी में हैं, बीएसपी से जुड़े हुए, तो बीएसपी से नेता बन के आए हैं। इस नाते हम कह रहे हैं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन तुलना की दृष्टि में, शासन की दृष्टि में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से बेहतर पार्टी है। और 27 में दोनों पार्टी ही नहीं, तीनों पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा या कौनों पार्टी, कोई एनडीए गठबंधन के सामने टिक नहीं पाएगा। ये हम आपको उदाहरण हम क्यों देते हैं, हमको क्यों भरोसा है? देखिए, एक बड़ा वोट, एक अति पिछड़ों का एक बड़ा वोट मोदी जी पर विश्वास कर रहा है, और जो छिटका हुआ वोट था उनसे, उसको हम लोगों ने पकड़ रखा है। राजभर छिटका था, उसको हमने पकड़ रखा है। तो अब ये वोट आप देखिए, 47 सीट से 125 पर अखिलेश को पहुंचाया था ना, अब फिर उनको वहीं लाके खड़ा कर देंगे और कम में आ जाएंगे। अब देखिएगा 27 में जो अहंकार उनको है ना, वो उससे नीचे आ जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी, 1 एमएलए बचा है, कितना प्रगति हो जाएगी? कांग्रेस 2 एमएलए, का प्रगति कर? आप तो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर में लोग खुद ही चढ़ के चले जाएंगे। वो देखिए, वो एक बात, मतलब सपा की तुलना में किया, सपा की तुलना में उन अति पिछड़े दलित गरीब कमजोर लोगों की भावना को बता रहा हूं कि इनके साथ जाना पसंद करते हैं, लेकिन उनके साथ जब बात आती है तो वो भागते। वो मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। सपा वाले वो मारते खूब हैं, रोने भी नहीं देते। अब बहुजन समाज पार्टी में ये मारते नहीं हैं और न रोने देते हैं, मतलब कि मारते भी नहीं तो आप रोगे कैसे? बसपा गवर्नमेंट में, सपा में आप मार खाइए, एफआईआर नहीं होगा। बसपा गवर्नमेंट में जो होता था, अगर कोई किसी को मार दिया तो थाने पे एफआईआर हो जाती थी, कार्रवाई होती थी। सपा में ऐसा नहीं था। सपा में जो यादव जी कहते थे वही होता था। ओपी राजभर अपना भविष्य कहाँ देख पा रहे हैं, एक राजनीतिक वरिष्ठ नेता के रूप में, एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में? देखिए, भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने जो ताकत पैदा किया है, वो ताकत को हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बखूबी इसको परखा, जाना, तब ओम प्रकाश राजभर को बुला करके अपने साथ रखा। क्योंकि मैं था उनके साथ,
तो रखा और ये कहा कि देखो बड़ी ताकत ओम प्रकाश के साथ है, इनको अपने साथ रखो सब लोग, और एक बड़ी ताकत हमेशा आपके साथ रहेगी। और बराबर हम नहीं भी जाते हैं तो दिल्ली से फोन आ जाते, हालचाल होता रहता है। अब इससे बड़ी चीज़ कहाँ मिलेगी। एक और सवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राफेल को लेकर, कहा जा सकता है भारतीय सेना को लेकर जिस तरीके से समय माहौल है पहलगाम की घटना के बाद, उसको किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? देखिए, हमेशा कांग्रेस के नेता जब विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, उसी गोल के बजनिया वो हैं। तो अब वो जो खिलौना लेके खेल रहे हैं, अब वो 15 साल तक खेलें। देश की सुरक्षा, देश में खुशहाली कैसे रहे, अमन चैन रहे, देश की सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदारी मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, राजनाथ जी की है कि वो कौन कौन सा हथियार खरीद करके अपना रखें कि अगर कोई घटना कोई बात हो तो उससे लड़ने निपटने के लिए। तो अब वो इस तरह का ड्रामा अगर कर रहे हैं तो हमेशा कांग्रेस ने ड्रामा किया है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को धोखा दिया है, इसी नाते अब वो खिलौना लेके खेल रहे हैं। राजभर के लिए देश सेवा क्या है? सबसे पहले देश है, उसके बाद तब जाके पार्टी है। सबसे पहले देश, पहले देश। इस समय का जो माहौल है, खासतौर से पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश आक्रोशित है। लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं पाकिस्तान पे, लगातार मॉक ड्रिल हो रहा है, सर देश भी तैयारी कर रहा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, ये भारत सरकार का जो पहल है बहुत अच्छा कदम है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैंने तो एक दिन मैंने कहा कि राजभर जाति मुगलों से लड़ी जिसका इतिहास राजभर महाराजा सुहेलदेव जी खुद हैं। नानपारा मैदान जो काबुल से भागते भागते आया और बहराइच में नानपारा मैदान में महाराजा सुहेलदेव जी ने वहीं दफन कर दिया। अंग्रेजों के साथ राजभर ने लड़ा तो उसको क्रिमिनल कास्ट कर दिया। 1962 तक हम संविधान में क्रिमिनल कास्ट में थे और हमारी जाति को खाली हथियार भारत सरकार दे देना तो जितना आतंकवादी पाकिस्तान में हैं घोष के मारेंगे, पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। हमें लगता है ये हौसला सभी राजनीतिक दलों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कई राजनीतिक दल के बड़े अध्यक्ष जो हैं वो राफेल जैसे विमान के मजाक उड़ा रहे। पौरुखै नहीं है उनके पास तो क्या करेंगे, कभी हथियार चलाए होते तब न जानते। वो तो खिलौना की तरह खेले हैं, उसी तरह खेल रहे हैं। आपको लगता है कि पीएम मोदी ने जो सोचा है, क्योंकि पीएम मोदी ने बिहार की एक बड़ी रैली में उन्होंने कहा कि जिसने भी पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है वो सोच भी नहीं पाएगा उसको कितनी सजा मिलेगी। कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरा भरोसा देश को है मोदी जी पर। और अभी मैं हाल में ही 1 हफ्ता पहले गृह मंत्री जी से मिला हूं और हमने भी कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि एक बयान आपका है, हम कहे कि सेना कम हो तो हमको हथियार दे दीजिए। आप भी जाएंगे बॉर्डर पे? बिल्कुल जाएंगे, हथियार दे दे, छूट दे दे भारत सरकार की, नहीं राजभर जी चलो तो लाखों लोगों को लेके पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का पता नहीं लगेगा कितने आतंकवादी कहां पाले हैं, वहीं धराशायी करके खत्म कर देंगे। बिल्कुल, ये जज्बा बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय देश के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी। कुछ और कहना है आपको चलते चलते? हम देश की जनता से कहूंगा कि पहलगांव घटना को लेकर के जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है, गृह मंत्री जी ने जो कदम उठाया, रक्षा मंत्री जी ने जो कदम उठाया है, उस कदम के साथ हम सब लोगों को एकजुट होकर के देश पहले है, उसके बाद तब फिर हम सब लोग, देश रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सभी लोग देश के साथ खड़े हों, यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के। देश पहले, उसके बाद सियासत है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद बाकी चीज़ें, लेकिन देश सबसे पहले। तो टू द पॉइंट में आज बस इतना ही। नमस्कार।